हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ज्वार और भाटा, जिसे इंग्लिश में टाइड और ईब कहा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वार और भाटा होता क्या है। देखिए, सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार यानी टाइड कहते हैं तथा सागरीय जल को नीचे गिरकर पीछे की तरफ लौटना भाटा कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे ज्वार कहा जाता है। सागरीय जल का ऊपर उठकर आगे की तरफ बढ़ना ये ज्वार कहलाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, सागर का जल किनारे से पीछे की तरफ जा रहा है, इसको भाटा कहते हैं, यानी लो टाइड या एब कहते हैं। अब बात आती है, ये ज्वार और भाटा आता क्यों है, कौन सा ऐसा ताकत है जो ज्वार और भाटा को आने में इसको मदद करता है। क्योंकि ज्वार और भाटा जो होता है वो सागर में एक निश्चित अंतराल पे आता रहता है, एक निश्चित टाइम पे ये ज्वार और भाटा सागर में होता रहता है। ज्वार और भाटा का जो कारण है वो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कारण होता है। वो किस तरह से कारण होता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है पृथ्वी। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पृथ्वी पर 71% वाटर होता है, बाकी हमारा भूखंड होता है। यानी पृथ्वी पर बहुत सारे जलमंडल होता है जिसे सागर कहते हैं। देखिए, अभी ये सागर का जल बिल्कुल शांत है। अब यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट होगा, तभी इसमें ज्वार आएगा और भाटा आएगा। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे काम करता है और किस तरह से ज्वार और भाटा आता है। देखिए, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे सूर्य है। और इन सब में एक फोर्स एक्ट होता है, एक फोर्स लगता है जिसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है कि देखिए, यूनिवर्स में कोई भी चीज है यानी जिसमें मास है, वो क्या करता है कि दो बॉडी यानी दो द्रव्यमान वाले कोई चीज के बीच में एक फोर्स लगता है। ये खींचते हैं आपस में एक दूसरे को। तो क्या होता है इसमें कि एक फोर्स लगता है इसके द्रव्यमान की वजह से। चंद्रमा में भी बहुत द्रव्यमान है और सूर्य में भी बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, तो क्या करता है, एक दूसरे को खींचता है। तो इसी तरह क्या होता है कि चंद्रमा जब घूमता रहता है चारों तरफ पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, चंद्रमा घूमता है। तो घूमते घूमते जहां पे सागर आया, वहां पे क्या होता है कि चंद्रमा उस सागर के जल को गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसको खींचता है। क्योंकि इसमें चंद्रमा के पास बहुत ज्यादा द्रव्यमान है, यानी बहुत ज्यादा मास है, और पृथ्वी यहाँ पे वाटर देख सकते हैं, कई सारे वाटर होता है महासागर में, और उसको खींचता है। तो खींचता है तो क्या होता है, सागर का जल कुछ उठ जाता है ऊपर की तरफ, तो वही ज्वार होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ सूर्य है, सूर्य का जो द्रव्यमान है वो चंद्रमा से बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्वार और भाटा का जो कारण होता है वो मुख्य रूप से चंद्रमा होता है, सूर्य बहुत कम होता है। यानी चंद्रमा का ज्वार और भाटा की जो क्षमता होता है वो सूर्य से 2.5 गुना अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है, जब द्रव्यमान चंद्रमा का सूर्य से बहुत कम होता है तो फिर इसका ज्वार लाने की जो क्षमता है वो इतना कम क्यों होता है। तो कम इसलिए होता है, देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो बल लगता है यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से होता है।
यहाँ पे दो बॉडी के बीच में फोर्स लगता है, जैसे यहाँ पे अर्थ का मास हो गया, यहाँ पे मून का मास हो गया। तो इनका जो डिस्टेंस है कुछ यहाँ पे ये देख सकते हैं 3,84,000 किलोमीटर चंद्रमा और सूर्य के बीच में डिस्टेंस है। लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग में 15 करोड़ किलोमीटर, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इसीलिए जो फोर्स लगता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में वो बहुत कम होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से दो मास का गुणनफल होता है और बटे में उसका जो बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर होता है। तो यानी जितना ज़्यादा अधिक डिस्टेंस होगा उतना फोर्स कम होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स कम होता है। तो इसलिए चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण का जो प्रभाव होता है वो सूर्य से 2.5 गुना अधिक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी पे जल आप देख सकते हैं। और यहाँ से क्या होता है, चंद्रमा आ गया इसके साइड में, क्योंकि चंद्रमा घूम रहा है चारों तरफ। जब इस सागर के पास, यहाँ इस जलमंडल के पास जब चंद्रमा आया तो अपने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इस पानी को खींच लिया है। यहाँ पे पानी को ये खींचता है तो क्या होता है, पानी का लेवल ऊंचा उठ जाता है। अब यहाँ पे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे क्या होता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल इसमें काम करता है। अब अपकेंद्रीय बल क्या होता है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डांसर अभी यहाँ पे डांस कर रही है। ये अपने बॉडी को काफ़ी तेजी से घुमा रही है, यानी अपने बॉडी को ये रोटेट कर रही है। जब ये अपने बॉडी को रोटेट कर रही है डांस करते समय, फिर इसका क्या हो रहा है, इसका जो क्लॉथ है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, यानी आगे की तरफ जा रहा है। यानी इसका जो क्लॉथ है वो सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिस वजह से इसका क्लॉथ जो है बाहर की तरफ मूव कर रहा है। इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। अब देखिए पृथ्वी जो है वो भी रोटेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है बहुत ही तेजी से। किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, ये 1674 किलोमीटर पर आवर से हमारा पृथ्वी रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस पे घूम रहा है। तो अब घूम रहा है तो क्या होगा कि पृथ्वी में बहुत सारे जलमंडल है, तो क्या होगा, पानी छलकेगा और सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा। पानी क्या करेगा, सेंटर से बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि रोटेट हो रहा है। रोटेट होने से क्या होता, सेंट्रीपिटल फोर्स डेवलप होगा और ये पानी बाहर की तरफ छलकना शुरू करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स जो डिपेंड करता है मास पे, एंगुलर स्पीड पे और रेडियस पे। तो जैसे मैंने आपको बताया पृथ्वी का मास बहुत ज़्यादा है, यानी इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, और एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि 1674 किलोमीटर पर आवर्स बहुत ही ज़्यादा है, और रेडियस भी अर्थ का बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी बहुत ही ज़्यादा होगा। इस वजह से पानी जो है बाहर की तरफ छलकना शुरू करेगा। तो इसी को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये ज्वार और भाटा में कैसे कारगर होता है, तो देखिए यहाँ पे है चंद्रमा और ये है पृथ्वी। जब चंद्रमा यहाँ पे आ जाता है तो क्या करता है, सागरीय जल को यहाँ पे अपनी तरफ खींचता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है और इसको बैलेंस बनाता है। तो जितना यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज्वार आएगा तो बिल्कुल इस साइड में भी उतना ही ज्वार आएगा, यानी जितना चंद्रमा के बिल्कुल इस साइड में होगा, इसके अपोजिट साइड में भी ऐसे ही होगा।
सेम इस तरह भी आप देख सकते हैं, अगर चंद्रमा का स्थिति यहाँ पे है तो यहाँ का जो जलमंडल होगा इसको चंद्रमा इस तरफ खींचेगा, फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो इसके अपोजिट भी ज्वार आएगा, यहाँ पे ज्वार, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भाटा आएगा, यानी एब आएगा यहाँ पे और टाइड आएगा यहाँ पे। तो ज्वार और भाटा देख सकते हैं, यहाँ पे ये ज्वार हो गया, यहाँ पे भाटा। इसे हाई टाइड कहते हैं, इसे लो टाइड या एब भी कहा जाता है। सेम यहाँ पे भाटा और यहाँ पे ज्वार दोनों तरफ। तो यानी एक दिन में 24 घंटे में एक स्थान पे 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है। एक बार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह पे, एक बार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहाँ पे ज्वार आएगा और एक बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के वजह से इसके अपोजिट साइड में ज्वार आएगा, और यहाँ पे भाटा और यहाँ पे भाटा। अब देखिए ज्वार और भाटा कितने समय के बाद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए पृथ्वी पे प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार आता है तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद उसी स्थान पे भाटा आता है। ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि हर 12 घंटे के बाद क्यों नहीं आता है, 12 घंटे 26 मिनट के बाद क्यों आता है। तो देखिए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहाँ पे एक बार ज्वार आया, फिर दूसरी बार गुरुत्वाकर्षण की वजह से कब आएगा। तो देखिए पृथ्वी यहाँ से रोटेट करके 24 घंटे के बाद यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ पे ज्वार आएगा फिर से। तो यानी 24 घंटे के बाद आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 24 घंटे 52 मिनट के बाद यहाँ पे फिर से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से यहाँ पे ज्वार होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे पृथ्वी रोटेट कर रहा है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे स्थिर नहीं है, चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इसीलिए जब 24 घंटे में पृथ्वी यहाँ पे लौट के आएगा तो चंद्रमा यहाँ पे नहीं रहेगा, चंद्रमा कुछ आगे चला गया होगा। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कुछ टाइम अधिक लगता है, वो 52 मिनट लगता है। तो इसलिए दैनिक ज्वार यानी 24 घंटे में जो एक बार गुरुत्वाकर्षण की वजह से जो होता है वो 24 घंटे 52 मिनट के बाद आएगा। फिर दूसरी बार जब चंद्रमा इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे अगर चंद्रमा होगा फिर ज्वार आएगा इस साइड में, वो 12 घंटे 26 मिनट के बाद होगा, क्योंकि पृथ्वी रोटेट कर रही है और चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है। इस वजह से यहाँ पे 12 घंटे 26 मिनट के बाद दोबारा ज्वार आएगा। अब देखिए जब चंद्रमा 6 घंटे 13 मिनट के बाद यहाँ होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, भाटा आएगा, यानी एब आएगा, लो टाइड। यानी एक स्थान पे 12 घंटे 26 मिनट के बाद दोबारा ज्वार आता है और ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट के बाद उसी स्थान पे भाटा आता है, जिसे एब कहते हैं। अब हम बात करेंगे ज्वार और भाटा कितने प्रकार का होता है। देखिए ज्वार और भाटा कई तरह के होते हैं। पहला स्प्रिंग टाइड, जिसे दीर्घ अथवा उच्च ज्वार कहते हैं। ये उच्च ज्वार क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखिए एक कंडीशन होता है सिजगी। सिजगी क्या होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक रेखीय स्थिति होती है उसको सिजगी कहते हैं।
सिजगी किसे कहा जाता है? जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी का एक रेखीय स्थिति होता है, एक रेखा पे होता है, तो उसको हम सिजगी कहते हैं। जैसे यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है और यहाँ चंद्रमा है, तीनों एक रेखा पे है। तो क्या होता है, यहाँ पे चंद्रमा है, अब चंद्रमा इसको वाटर को खींचेगा, यहाँ पे सूर्य भी इसको खींचेगा, तो क्या होगा, कुछ ज़्यादा वाटर को खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है और यहाँ पे मून यानी चंद्रमा का भी गुरुत्वाकर्षण एक साथ काम कर रहा है, दोनों का। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ऊंचा ज्वार आएगा, इसीलिए इसको उच्च ज्वार या स्प्रिंग टाइड कहते हैं। यहाँ भी कंडीशन देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे सन होगा, यहाँ पे चंद्रमा होगा और यहाँ पृथ्वी होगा। देखिए यहाँ भी क्या होगा कि यहाँ पे सन का यानी सूर्य का, चंद्रमा का, दोनों का गुरुत्वाकर्षण एक साथ काम कर रहा है, यानी इसको खींचेगा। ये जो वाटर है पृथ्वी पे अपने गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसको खींचेगा, क्योंकि इसका भी एक साथ और इसका भी एक साथ, तो बहुत ज़्यादा वाटर ऊपर आएगा, तो इसे स्प्रिंग टाइड यानी उच्च ज्वार होता है ऐसे कंडीशन में। देखिए ये जो वाला कंडीशन है इसे युति कहते हैं। जब सूर्य चंद्रमा एक साथ रहता है उसके बाद पृथ्वी होता है तो उसको युति कहते हैं। वियुति किसे कहते हैं? जब सूर्य से चंद्रमा अधिक दूरी पे चला जाता है, इस तरफ होता है, तो इसको वियुति कहते हैं। युति और वियुति सिजगी के कंडीशन में होता है। युति और वियुति सूर्य और चंद्रमा एक साथ होता है और उसके बाद पृथ्वी आता है, इसको युति कहते हैं रेखीय कंडीशन में। और अगर सूर्य पृथ्वी उसके बाद अगर चंद्रमा होता है रेखीय कंडीशन में यानी सिजगी में, तो इसको वियुति कहते हैं। यहाँ पे युति में आप देख सकते हैं सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण एक तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ इस कंडीशन में थोड़ा सा अधिक ज्वार आएगा इसके तुलना में। वैसे दोनों में लगभग में बराबर आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस कंडीशन में अधिक होगा, क्योंकि एक साथ गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। सिजगी में जो ज्वार आता है वो जनरली जो ज्वार आता है उससे 20% अधिक ऊंचा ज्वार होता है। यानी इस दोनों कंडीशन में जो ज्वार आएगा वो सामान्य दिन में जो ज्वार आता है उससे इस कंडीशन में जो ज्वार आएगा वो 20% ऊंचा ज्वार आएगा। अब ऐसा कंडीशन होता कब है? तो देखिए ऐसा कंडीशन महीने में सिर्फ 2 बार होता है। एक पूर्णिमा के दिन, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूर्णिमा के दिन होगा जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल रेखीय अवस्था में यहाँ पे वियुति के कंडीशन में होगा, तो ये पूर्णिमा के दिन होगा। दूसरा अमावस्या के दिन होगा जब सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद पृथ्वी होगा रैखिक कंडीशन में। तो यानी उच्च ज्वार कब आएगा? वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आएगा। सिजगी कंडीशन कब होगा? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। युति कब होगा? अमावस्या के दिन होगा। और वियुति कब होगा? पूर्णिमा के दिन होगा। तो इस कंडीशन को हम उच्च ज्वार या स्प्रिंग टाइड कहते हैं। और मैं बता दूं ऐसा और क्या कंडीशन हो सकता है जिससे इससे भी थोड़ा सा अधिक ज्वार आए। यानी ये जो उच्च ज्वार आया है सिजगी के कंडीशन में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, इससे भी अधिक ज्वार कभी हो सकता है? तो आंसर है हाँ, हो सकता है। वो होगा सर्वोच्च ज्वार। वो कब होगा? तो देखिए सर्वोच्च ज्वार कब होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रही है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रही है एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, अंडाकार पाथ पे। ये बिल्कुल राउंड पाथ नहीं है, अंडाकार पाथ है।
अब यहाँ से पृथ्वी जैसे जैसे यहाँ से मूव करेगी तो यहाँ पे आएगी। 3 जनवरी के लगभग में पृथ्वी यहाँ पे होगा, तो इस कंडीशन को उपसौर कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होता है तो उसको उपसौर यानी पेरिहेलियन कहते हैं। अब पृथ्वी जब सूर्य के पास होगा तो क्या होगा, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पावर बहुत अधिक हो जाएगा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम इस कंडीशन में होगा, उपसौर के कंडीशन में। और जब इस कंडीशन में अगर ज्वार आएगा तो वो सर्वोच्च ज्वार आएगा, यानी सबसे अधिक ज्वार वाला कंडीशन होगा। दूसरे तरह का जो ज्वार होता है उसे नीप टाइड यानी निम्न ज्वार या लघु ज्वार कहते हैं। ये लघु ज्वार या निम्न ज्वार, जिसे इंग्लिश में नीप टाइड कहते हैं, वो क्या होता है, वो कब होता है? देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोणीय स्थिति में जब होता है तब निम्न ज्वार होता है। जैसे यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे चंद्रमा है, तो क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल आप देख सकते हैं, एक समकोणीय स्थिति में है। तो इस कंडीशन में जो ज्वार आएगा वो बहुत कम यानी निम्न ज्वार होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य यहाँ पे है। अब सूर्य यहाँ पे क्या करेगा, अपने गुरुत्वाकर्षण बल से यहाँ पे सागर के जल को यहाँ खींचेगा, और यहाँ पे चंद्रमा क्या करेगा, इस साइड में जो वाटर होगा उसको खींचेगा। तो यानी ये बल जो है गुरुत्वाकर्षण का दोनों का, ये कैंसिल हो जाता है। इस वजह से निम्न ज्वार का स्थिति बनता है। ये 2 कंडीशन हो सकता है, एक यहाँ पे इस तरह से और एक यहाँ पे चंद्रमा यहाँ भी हो सकता है। इस तरह के कंडीशन, यानी महीने में 2 बार ऐसा कंडीशन होगा जब निम्न ज्वार होगा। ऐसे कंडीशन में जो ज्वार आता है वो सामान्य ज्वार से 20% कम होता है। जो सामान्य दिन में जो ज्वार बनता है उससे 20% कम होता है। वो कब होता है, वो होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी या अष्टमी के दिन। देखिए, ये तो निम्न ज्वार हो गया, और इससे भी कम हो सकता है क्या? सबसे निम्नतम ज्वार कब होगा? तो इसके लिए हम फिर चलते हैं, ये वाला कंडीशन को देखते हैं। देखिए, जैसे हमने डिस्कस किया, पृथ्वी यहाँ से मूव कर रही है एक अंडाकार पाथ पे। जब इस कंडीशन पे होगा, यहाँ पे जब पृथ्वी आएगा, इसको कहा जाता है अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे होता है उसे अपसौर कहते हैं। इंग्लिश में इसे अपहेलियन कहते हैं। यानी जब अपसौर के कंडीशन में होगा, अपहेलियन के कंडीशन में होगा, उस समय क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी का दूरी बहुत अधिक होता है। इस वजह से इस कंडीशन में सबसे कम ज्वार आएगा, क्योंकि यहाँ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है डिस्टेंस अधिक होने की वजह से। इस वजह से ज्वार सबसे कम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे दैनिक ज्वार या डायनियल टाइड के बारे में। दैनिक ज्वार क्या होता है? देखिए, दैनिक ज्वार किसे कहते हैं? दैनिक ज्वार उस ज्वार को कहते हैं जब किसी स्थान पे केवल दिन में एक बार ही ज्वार आता है और एक बार भाटा आता है, तो उस कंडीशन को हम दैनिक ज्वार कहते हैं। कुछ स्थान ऐसा है जहाँ पे केवल एक बार ही ज्वार और एक बार भाटा आता है। कुछ ऐसे उसका भौगोलिक स्थिति बन जाता है जिस वजह से ऐसा होता है। दैनिक ज्वार केवल मैक्सिको की खाड़ी और अलास्का के तट पे होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अर्ध दैनिक ज्वार के बारे में। अर्ध दैनिक ज्वार क्या होता है? देखिए, अर्ध दैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार 2 तरह के होते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार उस ज्वार को कहते हैं जब किसी स्थान पे
दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है और वह समान ऊंचाई का होता है, उसे अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। अधिकांश ज्वार जो होता है वो अर्ध दैनिक ज्वार होता है, यानी 2 बार आता है जनरली किसी स्थान पे। मिश्रित ज्वार क्या होता है कि 2 बार उच्च ज्वार यानी 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता है, लेकिन उसका ऊंचाई जो है वो अलग अलग होता है, इस वजह से इसे मिश्रित ज्वार कहते हैं। यानी एक समान ऊंचाई का नहीं होने की वजह से उसको मिश्रित ज्वार कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आयन वृत्तीय और विषुवत रेखीय ज्वार। देखिए, आयन वृत्तीय और विषुवत रेखीय ज्वार क्या होता है, जब चंद्रमा का झुकाव कर्क रेखा की तरफ सीधा पड़ता है तो उस समय जो ज्वार आता है उसे आयन वृत्तीय ज्वार कहते हैं। जैसे चंद्रमा आप जानते हैं कि पृथ्वी का चक्कर लगा रही है चारों तरफ, और चक्कर लगाते लगाते तो यहाँ पे कर्क रेखा के पास भी आएगा, उस समय जो ज्वार उत्पन्न होगा उसे आयन वृत्तीय ज्वार कहते हैं। इनकी ऊंचाई जो होता है वो समान नहीं होता है। जिस समय चंद्रमा का झुकाव विषुवत रेखा पे होता है या भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उस समय जो ज्वार उत्पन्न होता है उसे विषुवत रेखीय ज्वार कहते हैं। इनकी जो स्थिति होता है वो एक समान होता है। इस ज्वार का जो स्थिति एक समान होता है। जैसे ये चंद्रमा मूव करते करते विषुवत रेखा के बिल्कुल लंबवत आ जाएगा तो क्या होगा, ज्वार होगा और वो एक समान ज्वार होगा, यानी उस ज्वार की ऊंचाई बिल्कुल समान होगा। अब हम बात करेंगे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है। तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा अटलांटिका महासागर में कनाडा के पास एक फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ये लगभग में 70 फीट ऊंचा होता है ये ज्वार। अब बात आती है सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में क्यों आता है। तो इसका जो कारण है वो ये है कि ये फंडी की जो खाड़ी है वो बहुत गहरा है और इसमें ढाल बहुत तीव्र है। ये पानी का जो ढाल है वो अधिक है, इस वजह से पानी ऊंचा उठता है, और दूसरा बहुत गहरा है तो पानी की मात्रा इकट्ठा बहुत होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फंडी की खाड़ी, यहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वार आता है। भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कच्छ की खाड़ी में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह ओखा तट, यहाँ पे सबसे उच्च ज्वार आता है। कुछ स्थान ऐसे भी है जहाँ पे 2 से अधिक बार ज्वार भाटा आता है। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे 2 से अधिक बार ज्वार भाटा आता है और क्यों आता है। देखिए, जिन क्षेत्रों में 2 सागर, 2 खाड़ियां या कोई भी 2 जलीय क्षेत्र मिलते हैं और द्वीपीय बाधाएं हो, वहां 2 से अधिक बार टाइड उत्पन्न होता है। जैसे कि इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार उत्पन्न होता है। 2 बार इंग्लिश चैनल के कारण और 2 बार उत्तर सागर के कारण। यहाँ पे देख सकते हैं ये है साउथहैम्पटन, यहाँ पे 4 बार ज्वार आता है। यहाँ पे कई सारे जलमंडल है, उसके वजह से यहाँ पे 4 बार ज्वार आता है। अब हम बात करेंगे ज्वार भाटा का लाभ हानि के बारे में। इससे क्या लाभ होता है और इससे क्या हानियां होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लाभ के बारे में, ज्वार भाटा से क्या लाभ होता है। देखिए पहला, ज्वारीय तरंगों के साथ बहुत सारी मछलियां समुद्र के तट पर आ जाती है, जिससे कि मछली पकड़ने वालों के लिए बहुत आसानी होता है, वो मछली को पकड़ लेता है। दूसरा, ज्वारीय तरंगों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तीसरा, ज्वारीय तरंगों के माध्यम से भारी जलपोत समुद्र के तट पर आ जाते हैं। चौथा, यह लहरें लौटते समय समुद्र की गंदगी को अपने साथ ले जाती है, जिससे तट स्वतः स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद ज्वार के माध्यम से समुद्र के भीतर स्थित विभिन्न प्रकार के रत्न जैसे शंख, सीप, मूंगा, मोती आदि समुद्र के तट पर आ जाते हैं, तो इसको
चुनना बहुत आसान हो जाता है। तो ये सारे ज्वार से लाभ होता है। ज्वार से हानि क्या होता है? देखिए, ज्वार भाटा के कारण लहरों में विपरीत दिशा में जाने पर जहाज को परेशानियां होती है। जब जहाज जा रहा होता है उस समय ज्वार भाटा होता है, तो जहाज विपरीत दिशा में चला जाता है, तो एक ये हानियां हुआ। ज्वार भाटा के कारण समुद्र के तटीय और निचले इलाकों में पानी भर जाता है और बाढ़ जैसे स्थिति उत्पन्न हो जाता है, तो ये इसका एक हानि हो गया। अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। थैंक यू।